हेलो छात्रों, आप लोगों को क्लास 10 का यानी 10वीं का जो 7 तारीख का एग्जाम होने वाली है एसएसटी का, उसी का हम लोग 2 अंक और 3 अंक का प्रश्न लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए संभावित प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न क्या है? ये सभी प्रश्न जो है जो आप लोग कल जो एग्जाम देने वाले हैं यानी 7 तारीख को जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इन्हीं प्रश्नों में से आप लोग को बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आप लोग को 7 तारीख को लगभग सभी प्रश्न मैच कर जाएंगे। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखिए और इसका आंसर के साथ है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ये 2 नंबर और 3 नंबर अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहला प्रश्न में लिखा हुआ राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर जो होगा क्या होगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा और सामूहिक भावना है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र यानी देश की संस्कृति, इतिहास, भाषा और परंपराओं के प्रति गहरा प्रेम, निष्ठा और सम्मान रखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। और यही हम लोग राष्ट्रवाद से क्या है समझते हैं, है ना। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न है, क्योंकि हम आप लोग को बता दें कि जो प्रश्न जो आप लोग को पूछी जाएगी, जो बोर्ड परीक्षा कल जो एग्जाम देने वाले 7 तारीख को जो देने वाले झारखंड बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है उन लोगों को सभी बता दें कि प्रश्न 31 से लेके 38 तक जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी के सभी 2 अंक के प्रश्न रहेंगे और उनमें से आपको 6 प्रश्नों को ही क्या करना है? उत्तर देंगे है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 32 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन का जो हुआ था उसका मेजबानी कौन किया था? तो बता दें, वियना सम्मेलन जो हुआ था 1814 और 1815 के बीच हुआ था। इसकी मेजबानी जो किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक, है ना, ड्यूक क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने किया था। ये चीजें आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये जिस समय हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे थे उसमें भी इनका नाम आया था और बहुत सारे चीजों के लिए क्या है उसमें सम्मिलित थे, इसलिए इनका नाम आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 33 नंबर को प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य? जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य? तो आप लोग को बता दें, जैविक युद्ध को हम लोग बोलते हैं कीटाणु युद्ध भी बोला जाता है। जैविक युद्ध को क्या बोला जाता है? कीटाणु युद्ध भी बोला जाता है। और इस युद्ध का मुख्य कारण था कि युद्ध के दौरान, है ना, आतंकवादी यानी दुश्मनों को, है ना, दुश्मनों को ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया। यहाँ दुश्मनों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, बीमार करने या मारने के लिए जैविक हथियारों जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया या अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवों और विषाक्त पदार्थों का उपयोग करना। उस युद्ध में क्या होता था आप लोग को बता दें कि उस समय दुश्मनों को जानबूझकर क्या किया जाता था? बीमार करने का कोशिश किया जाता था। उसके लिए क्या किया? जैविक हथियारों का उपयोग करता था। या मारने के लिए क्या किया जाता? जैविक हथियारों का उपयोग। जैविक का मतलब जीव जंतुओं के द्वारा जो चीजें, जो बीमारियां फैलता वैसी चीजों को क्या किया था? उसका उपयोग किया जाता था। जैसे हो गया बैक्टीरिया, वायरस, कवक या रोगजनक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके क्या किया जाता? उनको मारने का कोशिश किया जाता था, जिससे वो बीमारी से ग्रस्त होकर क्या हो जाए? मर जाए। तो इस तरह से दुश्मनों को मारा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 34 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? स्पिनिंग जेनी क्या है? आप लोग बता दें, स्पिनिंग जेनी जो है ना, वो क्या है? तो स्पिनिंग जेनी एक तरह का कताई मशीन है। क्या है? कताई मशीन है, जो जूट और कपास के लिए उसका उपयोग किया जाता है इस मशीन का। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पिनिंग जेनी है एक तरह का क्या है? कताई मशीन है। किसका मशीन है? कताई एक मशीन है, यानी एक तरह का ये मशीन है। अब आप लोग को बता दें कि इसका आविष्कार कौन किया था? तो इसका आविष्कार जो किया था जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। कौन किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, कब हुआ था? तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी इसका परिभाषा जो बता रहे हैं वो देख लीजिए। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि स्पिनिंग जेनी ऊन या, ध्यान दीजिए, ऊन या कपास की कताई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली, है ना, इस्तेमाल की जाने वाली मशीन की। अंग्रेज आविष्कारक जेम्स हरग्रीव्स ने लगभग 1764 ईस्वी में क्या किया था? इसे बनाया था। तो इसका इस्तेमाल जो है
कब किया गया था? तो यानी इसका इस्तेमाल करने के लिए, यानी इस्तेमाल क्या चीज का? तो ऊन और कपास की कटाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये क्या था? एक तरह का मशीन था। और इसका आविष्कार कौन किया था? तो इसका आविष्कार जो किया था जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। और कब किया था? तो किया था 1764 ईस्वी में। तो इस तरह से दो प्रश्न, यानी इसी का एक ही प्रश्न का दो तरह का आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि दोनों में आप लोग के लिए कौन आसान लगता है। तो सिर्फ आपको ये जानना है कि हम लोग को प्रश्न में पूछा है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। तो स्पिनिंग जेनी का सिर्फ मतलब ये समझ लीजिए कि स्पिनिंग जो जेनी है एक तरह का क्या है? मशीन है ना, जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऊन और कपास की कटाई के लिए किया जाता है या जूट की कटाई के लिए किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो 35 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना जो होता है वो क्या होता है? तो आप लोग को बता दें कि बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा वह परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को जो पूरा करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, तो दूसरा में जो दिया हुआ है 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। तो क्या दिया हुआ है कि जनसंचार क्या है? जनसंचार जो है वो क्या है? अब इसको हम, इसका परिभाषा क्या दिया लिखा हुआ? वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह संचार के किसी माध्यम से आम जनता या जनता के किसी बड़े वर्ग तक संदेश पहुंचाता है, उसे जनसंचार कहा जाता है। आप लोग इसको ऐसे समझिए कि जनसंचार ऐसा एक माध्यम है ना, एक ऐसा संचार माध्यम है जो एक लोगों के बीच में या एक बड़े क्षेत्र में, ये बड़े क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को एक साथ क्या किया जाता है? संदेश को या सूचना को पहुंचा दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंचार कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है। अगला देखिएगा, आप लोग 37 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, क्योंकि हम आप लोगों को ये नंबरिंग किस लिए कर दिए हैं कि आप लोग को पता है कि 1 से लेके 38 तक के जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी के सभी 2 अंक के प्रश्न। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो कल के एग्जाम में इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो होंगे जो हूबहू वही प्रश्न रहेंगे और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा अगला प्रश्न। तो प्रश्न 37 में लिखा हुआ है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? लैंगिक असमानता किसे कहा जाता है? ठीक है, आंसर में जो है इसका उत्तर जो होगा क्या होगा कि वह सामाजिक स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, वह सामाजिक स्थिति है जिसमें लिंग, जिसमें महिला और पुरुष दोनों या अन्य सभी शामिल होते हैं, के आधार पर अधिकारों, अवसरों, संसाधनों इन सम्मान में भेदभाव किया जाता है। लैंगिक असमानता का मतलब होता है कि महिला में, पुरुष में, है ना, या तो समझ लीजिए अलग से जो जेंडर होते हैं उनमें क्या किया जाता है? उनको अधिकारों का, अवसरों का, संसाधनों का और सम्मान में भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक असमानता। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ सो देख लीजिएगा। 38 नंबर में क्या है सो देखिए, इस तरह का भी आप लोग को प्रश्न पूछ देगा। क्या पूछ देगा? मनरेगा का पूरा नाम लिखे। मनरेगा का पूरा नाम लिखे। मनरेगा क्या है उसके बारे में पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है कि मनरेगा का पूरा नाम लिखे। तो मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूरा नाम है। यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इस तरह से इसका नाम होता है। इसका पूरा नाम यही होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है 39 से शुरू होता है 46 नंबर तक। ठीक है, यानी टोटल आपके पास कितना प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसमें भी से आप लोग को 8 प्रश्न है, जिसमें से 6 प्रश्नों का ही उत्तर देनी है। ये भी आप लोग को क्या है कि 3 अंक का प्रश्न है। चलिए 39 नंबर का प्रश्न जो है किस तरह से रहेगा, और उस सभी प्रश्नों को हम आप लोग को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न हम वैसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आप लोग को कल जो होने वाली जो सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होने वाले उसके लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो हूबहू वही प्रश्न रहेंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिएगा 39 नंबर प्रश्न जो दिया लिखा, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है। संक्षिप्त का मतलब छोटा सा टिप्पणी देना है, उसके बारे में बताना है। चलिए क्या है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना,
पंजाब में, कहा हुआ था, अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन हुआ। और ये जो घटना हुआ था कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ। एक भीष्म नरसंहार या था, और ये जो कैसा संहार था? एक नरसंहार था जो जनरल डायर ने रोलेट एक्ट का, है ना, का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे निहत्थे लोगों को बिना चेतावनी के क्या किया? गोलियां चलवाई, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए। इस जघन्य घटना ने पूरे देश को क्या कर दिया था? झकझोर दिया था, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या कर दिया? को तेज कर दिया। तो ये इसका एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण है जालियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक है, ये 3 अंक में आप लोग के पास आने वाले हैं। अगला देखिएगा, तो अगला में क्या दिया हुआ है? वर्नाक्यूलर एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। जो वर्नाक्यूलर एक्ट था उसके ऊपर में हम लोग को क्या बोल रहा है? एक टिप्पणी लिखने बोल रहा है, एक छोटा सा संक्षेप में इसके बारे में पूछ रहा है। तो वर्नाक्यूलर एक्ट जो था, है ना, 1878 लॉर्ड लिटन, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिटन द्वारा स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में दमनकारी सरकारी नीतियों के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए पारित किया गया। ये जो पारित किया गया था वो किसके लिए पारित किया गया था? तो पारित इसलिए किया गया था कि समाचार जो पत्रों में दमनकारी सरकारी नीतियों के खिलाफ जो उठ रही थी, आवाज जो उठ रही थी, उसको दबाने के लिए इसको क्या किया था? पारित किया था। कि उस जो गलत तरीके से जो चीजें हो रहा था उसके लिए जो आवाज उठाया जा रहा था उसके लिए क्या किया था? उस आवाज को दबाने के लिए इसको पारित किया गया। साथ में एक भेदभाव कानून था। और ये कैसा कानून था? एक भेदभाव कानून था। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। गैंगिंग एक्ट का मतलब होता है मुंह बंद करने वाला। गैंगिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? मुंह बंद करने वाला। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में वर्नाक्यूलर के जगह पे क्या लिखा है? गैंगिंग एक्ट क्या है, तो उसका भी परिभाषा, उसके बारे में भी आपको यही चीज लिखना है। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को छीनकर, ध्यान दीजिएगा, जिसमें भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को छीनकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रवादी चेतना को रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर प्रश्न को। देखिएगा, तो 41 नंबर प्रश्न में लिखा वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखे। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या करने बोल रहा है? अंतर लिखने हम लोग को बोल रहा है। देखिएगा, तो इसमें क्या है? सो देखिएगा, वनस्पति जगत और प्राणी जगत जो है तो क्या है? तो वनस्पति जगत जो होता है वो स्वपोषी होता है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, और प्राणी जगत जो होता है वो परपोषी होता है। ठीक है, दूसरा में है कि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि यह अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं या दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तीसरा में है कि वनस्पति जो होता है स्थिर होते हैं। वनस्पति जो होता है क्या होता है? स्थिर होते हैं, जबकि प्राणी जो होते हैं वो क्या होता है? गतिशील होते हैं। अगर इसका अगला देखिएगा, 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें चौथा पॉइंट देखिएगा, लिखा भारत में पेड़ पौधों की 47,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। यानी जाति जो है कितना हजार है? 47,000। जबकि प्राणी जगत में प्राणी के बारे में बोला है कि 90,000 जातियों की जीव जंतु पाए जाते हैं। पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं कितने प्रकार के जाति पाए जाते हैं? 47,000। जबकि जंतु के बारे में बोला गया है, जीव जंतु के बारे में 90,000। वनस्पति में क्लोरोफिल पाया जाता है। वनस्पतियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। और भी आप लोग इसमें जोड़ के बता देते हैं कि वनस्पति जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। जबकि प्राणी जो होता है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है ना। साथ में क्या है ये कि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जबकि इसमें जो प्राणी होता है वो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं, यानी सूर्य से अपना भोजन नहीं बनाते। तो इस तरह के बारे में आप लोग इसका अंतर और भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 नंबर का अंक है, तो आप लोग जितने हो जो सटीकता से जो आंसर दो उतना ही आप लोग को लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो 42 नंबर में लिखा मोटे अनाज से क्या तात्पर्य? मोटा अनाज से क्या तात्पर्य? चलिए, तो मोटा अनाज के बारे में हम लोग को बोला, लिखा मोटे अनाज से तात्पर्य ये है ऐसी फसल जिससे पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि में उगाई जाती है, मोटे अनाज कहलाते। वैसे क्षेत्र, यानी मोटे अनाज का तात्पर्य ये है कि वैसे फसल होते हैं जहां पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है, पथरीली क्षेत्रों में या कम उपजाऊ जो भूमि होता है वहां उगाई जाती है। तो ऐसे उगाए जाने वाले फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? मोटे अनाज बोलते हैं। जैसे हो गया ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी। या तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से, इसको छोटा सा शब्दों में अगर परिभाषा देना चाहिए क्या देंगे? जिन अनाजों का आकार
है ना, जिन अनाजों का आकार बड़ा होता है उसे मोटे अनाज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे मोटे अनाज कहते हैं। तो एक छोटा सा शब्दों में परिभाषा अगर हम लोग देना चाहेंगे, बोलेंगे जिन अनाजों का आकार बड़ा होता है उसे मोटे अनाज कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो 43 में क्या दिया हुआ इसे देखिएगा कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या बोल रहा है? अंतर स्पष्ट करने बोल रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका भी अंतर देखते हैं। तो प्राकृतिक गैस और बायोगैस में जो अंतर पूछ रहा है वो क्या बोला देखिएगा। तो लिखा यह प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक गैस है जो कैसा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन है। बायोगैस है ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। कैसा संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। यह जीवाश्म ईंधन है। ये जो है सो एक जीवाश्म ईंधन है, जबकि यह एक जैविक अपशिष्ट बने ईंधन है, जबकि ये जैविक अपशिष्ट से बने एक ईंधन होता है। ठीक है। तीसरा देखिएगा तो तीसरा में क्या है कि यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जो प्राकृतिक गैस है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का मतलब ऐसे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण सीमित होता है, जिनका दोहन अगर हम लोग बार बार करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जबकि जो मेरा बायोगैस है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका दोहन करने के बावजूद भी क्या होगा? खत्म नहीं होने वाला। अगला देखिए कि प्राकृतिक गैस जो होता है यह क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों को क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ये ग्रीन हाउस गैसों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। जबकि यह ग्रीन हाउस गैसों को कम करता है। कौन कम करता है? तो बायोगैस करता है। चलिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। 44 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या क्या? जातिवाद का दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है? तो देखिए जातिवाद का दुष्प्रभाव जो है वो निम्न है। कौन कौन सा उसका प्रभाव? तो देखिएगा इसका प्रभाव जो है वो देखिएगा। तो पहला प्रभाव जो दिया वो क्या दिया? पहला प्रभाव दिया हुआ सामाजिक असमानता और भेदभाव। पहला प्रभाव यही है। दूसरा प्रभाव जो दिया वो क्या दिया? दूसरा प्रभाव दिया सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता में बाधा। सबसे पहले जातिवाद जो होता है सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा में क्या? विकास में बाधा उत्पन्न करता है। क्या चीज में बाधा उत्पन्न करता है? विकास में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा नंबर लिखिए देखिएगा तो तीसरा में क्या है कि सामाजिक हिंसा और तनाव उत्पन्न करता है। जातिवाद जो होता है वो हिंसा और तनाव को क्या करता है? उत्पन्न करता है। और लास्ट अगर देखिएगा तो ये क्या है? जातिवाद का जो दुष्प्रभाव होता है इससे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा और रोजगार में असमानता का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और रोजगार में क्या करता है? असमानता का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जातिवाद का कुछ दुष्प्रभाव है, तो ये सभी क्या है? उसका दुष्प्रभाव। साथ में और भी दिया हुआ और क्या है कि लोकतंत्र के लिए क्या है? वो खतरा है ना। जातिवाद जो है क्या है? लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। और अगर सातवां देखिएगा, ये छठा था, सातवां देखिएगा तो मानवाधिकारों का उल्लंघन और पिछड़ापन भी इसका दुष्प्रभाव है। चलिए हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा तो लिखा 45 में क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें। इसका हम लोग को क्या बोल रहा है? कुछ उदाहरण लिखने बोल रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का देखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? कृषि, मछली पालन, है ना, मछली पालन, खनन, पशुपालन, ये प्राथमिक का है। जबकि द्वितीय का जो है वो क्या है? गन्ने से चीनी या गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंट बनाकर घर बनाना, टोकरी बनाई, है ना, और गेहूं से आटा, इस तरह का ये क्या है? ये हो गया हम लोग का द्वितीय। तृतीय में अगर देखा जाए तो तृतीय में कौन सा होगा? तो तृतीय में जो होगा वो क्या होगा? परिवहन होगा, संचार होगा, बैंक होगा, व्यापार होगा और वकील होगा। तो इस तरह से ये हो गया तृतीय क्षेत्र का उदाहरण हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा तो इसमें क्या दिया हुआ? 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न अगर देख रहे होंगे तो लिखा लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है? तो इसके कुछ विशेषताएं है, जो 4 विशेषताएं, ये सभी के सभी 3 अंकों का प्रश्न है। तो जो लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? कुछ विशेषताएं देखिएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए तो इसमें देखिएगा कि सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। पहला जो विशेषता वो क्या है कि नियमित और स्वतंत्र, नियमित और स्वतंत्र चुनाव। सबसे पहला क्या है? नियमित और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। यही विशेषता है लोकतांत्रिक सरकार का। दूसरा में क्या है कि कानून का शासन। इसमें क्या हो जाए? लोकतांत्रिक सरकार में क्या होना चाहिए?
कानून का शासन होना चाहिए, ना कि किसी का अपना अधिकार या अपना शासन होना चाहिए। इसमें किसका शासन होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए। तीसरा अगर देखिएगा तो क्या है, नागरिकों के मूल अधिकार होना चाहिए। नागरिक जितने भी जिस देश में जहां का निवास करने वाले जो वहां के नागरिक के लोग हैं, उनका क्या एक मूल अधिकार होनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक सरकार की ये विशेषता होनी चाहिए। और चौथा जो लास्ट है वो क्या है, निष्पक्ष न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए और अभिव्यक्ति की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब बोलने की, है ना, बोलने की, कार्य करने की, है ना, ये सभी चीजें जो है उसके लिए क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 2 नंबर का और 3 नंबर का प्रश्न समाप्त होता है। आप लोग को बता दें, ये सभी प्रश्न जो है आप लोग जो कल एग्जाम देने वाले हैं, 7 तारीख का जो एग्जाम होने वाला बोर्ड परीक्षा, उसके लिए सभी के सभी प्रश्न VVIE इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।